नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर वॉलेटाइल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और अगर आपको कभी भी ऐसा मन में ख्याल आता है कि इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आता है, इकोनॉमी खराब होती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे सिचुएशन में आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। इसी सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं और इस सेक्टर से टॉप 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि FMCG सेक्टर के बारे में। अब मैं आपको FMCG सेक्टर क्यों बता रहा हूँ उसका एक बार लॉजिक समझ लीजिए। सपोज कि यहाँ पर इकोनॉमी में प्रेशर देखने को मिल रहा है, जो कि ऑफकोर्स यहाँ पर फिलहाल देखने को भी मिल रहा है, और अगर आगे भी भविष्य में कभी आपको इकोनॉमी में प्रेशर बनता हुआ नजर आता है तो उसका यहाँ पर इफेक्ट क्या होता है कि लोगों की जॉब चली जाती है एंड अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा बढ़ता हुआ नजर आता है। जिनकी जॉब्स नहीं भी जाती है उनकी सैलरी में हमें कटौती देखने को मिल सकती है। और जब भी कोई इकोनॉमिक क्राइसिस हमें देखने को मिलता है तो लोगों की मेंटालिटी यहाँ पर अलग होती हुई नजर आती है। लोग यहाँ पर ज्यादा खर्चा करने से बचते हैं। उन्हें डर रहता है कि उनकी भी जॉब यहाँ पर खतरे में आ सकती है, उनके भी सैलरी में कटौती देखने को मिल सकती है। तो लोग यहाँ पर सेव करना ज्यादा पसंद करते हैं, बचत करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में दूसरी जो बहुत हमें यहाँ पर इंडस्ट्रीज दिखाई देती है वहां पर सेल्स हमें कम होता हुआ नजर आता है। जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस होती है तो सबसे पहले रियल एस्टेट इफेक्ट होता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारा पैसा चाहिए। आपको पता ही है, मिनिमम आपको यहाँ पर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी बड़ी मात्रा में होता है, तो वहां पर सेल्स हमें कम होता हुआ नजर आता है। दूसरी कोई चीज हो गई जैसे कि यहाँ पर हमें लग्जरी बिजनेस होता है तो वहां पर भी सेल्स कम होता हुआ नजर आता है। दूसरी कोई बड़ी यहाँ पर गाड़ियां हो गई, बाइक्स हो गए, वहां पर भी थोड़ा सा हमें इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में लोग यहाँ पर सेव करना पसंद करते हैं। यहाँ पर एक बार घर लेना वो पोस्टपोन कर सकते हैं, गाड़ी लेना पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन FMCG जो यहाँ पर बिजनेस चलाता है, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, जो कि हमें डेली बेसिस पर चाहिए, ज्यादातर वहां पर हमें डिमांड ज्यादा कम होती हुई नजर नहीं आती। ऑफकोर्स यहाँ पर भी इफेक्ट जरूर पड़ेगा। अगर इकोनॉमी में यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है तो ऑफकोर्स FMCG पर भी उसके बिजनेस को भी इफेक्ट तो पड़ने ही वाला है। यहाँ पर भी डिमांड थोड़ी सी कम जरूर होगी, लेकिन एक लिमिट के नीचे यहाँ पर डिमांड कभी भी कम नहीं हो सकती। उसका रीजन यही है कि यहाँ पर जो इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि हम डेली बेसिस पर यूज करते हैं, टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, ये कोई खाने वाली चीज हो गई, यहाँ पर हम यहाँ पर स्नैक्स खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, मैगी खाते हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं वहां पर लोग ज्यादा सेव नहीं करते हैं। ये सारी डेली बेसिस पर है, यहाँ पर नॉर्मली खर्चा होता ही रहता है। एक लिमिट के नीचे इसकी डिमांड कभी भी कम नहीं हो सकती। और ओवरऑल अगर इकोनॉमी में प्रेशर ना भी हो तो भी ये काफी अच्छा सेक्टर है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। और फिलहाल तो मार्केट आपको पता है काफी वॉलेटाइल है। यूएस के इलेक्शंस के रिजल्ट्स का भी यहां पर वेट कर रही है। यूएस के इलेक्शंस के बाद क्या होगा ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वैसे भी इकोनॉमी में बहुत ही ज्यादा कोई रिकवरी देखने को मिल रही है ऐसा भी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। प्री कोविड लेवल्स पर इकोनॉमी पहुंच चुकी है, सब कुछ यहाँ पर ठीक हो चुका है, ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में FMCG को आप कंसिडर करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं कौन से है वो 3 स्टॉक्स जहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी कि HUL। 2139 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस हमें दिखाई देता है, जो कि 1% नीचे दिखाई दिया है। अगर बात करें इसके मार्केट कैप के बारे में तो दिग्गज कंपनी है, 5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड काफी शानदार है, 1.61% का डिविडेंड यील्ड हमें यहां पर दिखाई देता है। फेस वैल्यू की अगर बात करें तो फेस वैल्यू ₹1 पर इक्विटी शेयर है। इंडस्ट्री के पी रेशियो के बारे में बात करें तो वो है 69.28, जबकि HUL का 73.25 दिखाई देता है। प्राइस टू बुक रेशियो 62.45 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्च में जब हमें क्रैश देखने को मिल रहा था तब यहाँ पर 2300 के आसपास के लेवल से ही हमें गिरता हुआ नजर आया था। 1750 के आसपास सपोर्ट लिया था। यहाँ पर मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप कैलकुलेट कीजिए कितनी परसेंटेज में हमें गिरावट देखने को मिली और निफ्टी 50 में कितनी गिरावट देखने को मिली थी। तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि ये जो HUL जैसे बिजनेस है, FMCG में ओवरऑल बिजनेस हमें दिखाई देते हैं, काफी ज्यादा सेफ बिजनेस दिखाई देते हैं, इसीलिए ज्यादा गिरावट हमें देखने को नहीं मिली थी और तुरंत ही हमें बाउंस बैक करता हुआ नजर आया था। ऑल टाइम हाई बनाया
था 2600 के आसपास, और उसके बाद हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और स्टॉक हमें वापस नीचे आता हुआ नजर आया था, फिर से ऊपर गया, फिर से स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर लोग ये भी पूछ सकते हैं कि इतना ज़्यादा सेफ है तो क्यों यहाँ पर हमें अटकता हुआ नजर आ रहा है, ज़्यादा ग्रोथ ये क्यों नहीं दिखा रहा है, तो उसका रीज़न भी बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो दो आगे स्टॉक्स हैं उनके लिए भी सेम रीजन यहाँ पर आपको दिखा देंगे। ज़्यादा यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा पागलों वाली तेज़ी दिखाई नहीं दे रही है। उसका रीज़न है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है और यहाँ पर स्पेक्यूलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ऐसे सेक्टर्स, ऐसे स्टॉक्स जो कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाईली वॉलेटाइल हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि कोई फार्मा सेक्टर हो सकता है, कोई आईटी स्टॉक हो सकता है, या फिर कोई न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स भी हो सकता है, जहां पर हमें बहुत ही ज़्यादा जल्दी ही तेज़ी देखने को मिले और जल्दी ही गिरावट देखने को मिले। मार्केट में पैसे इतने आ चुके हैं कि लोग यहां पर फास्ट मनी, क्विक मनी के पीछे दौड़ रहे हैं। इसी के कारण हमें स्टॉक यहां पर थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है। लेकिन फिलहाल की मार्केट की सिचुएशन को लेकर मेरा मानना है कि थोड़ा सा सेफ रहेंगे तो ही बेहतर रहेगा। तो जैसे कि हमने देखा, जब वर्स्ट कंडीशन मार्च का क्रैश हमें देखने को मिला था, तब भी ज़्यादा गिरावट इसकी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर और उसके बाद भी स्टेबल कंडीशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं और फंडामेंटली काफ़ी साउंड कंपनी हमें दिखाई देती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी दिखाई देती है। अगर आप इसका ऑल टाइम चार्ट देखेंगे, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप देख पाएंगे काफ़ी अच्छी मूवमेंट इसकी देखने को मिल रही है। ऑल टाइम चार्ट पे मल्टी बैगर स्टॉक हमें ये दिखाई देता है, कभी भी ज़्यादा डीप करेक्शन ही देखने को नहीं मिला है। जब भी करेक्शन देखने को मिलता है तो 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेज़ी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। और जब यहाँ पर हमें मार्केट में क्रैश देखने को मिला, तब भी उसी लेवल के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वापस हमें तेज़ी भी यहाँ पर कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चार्ट्स को रिस्पेक्ट करने वाली कंपनी पे दिखाई देती है। एक और रीज़न है कि क्यों हमें ये नीचे आता हुआ नजर आता है या फिर ज़्यादा स्टेबल दिखाई देता है, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, यहाँ पर मेक इन इंडिया काफ़ी ज़्यादा चलता हुआ नजर आया। तो इसमें इसके चलते यहाँ पर जितने भी इंडियन एफएमसीजी कंपनीज है बहुत ही ज़्यादा ऊपर निकल चुकी है, और जो यहाँ पर बाहर की कंपनीज हमें दिखाई देती है जैसे कि HUL है, नेस्ले, वो थोड़े से हमें यहाँ पर वीक होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। और फिलहाल ही हमने आपको रेकमेंड किया था 2000 के आसपास के लेवल पर कि यहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं, और कुछ महीनों पहले 1900 के आसपास भी हमने रेकमेंड किया था, उसके बाद तेजी भी देखने को मिली थी। तो यहाँ पर मेरा मानना है करंट मार्केट प्राइस भी बुरा नहीं है, तो पहला सपोर्ट यहाँ पर बनकर आता है 2100 का लेवल, और दूसरा सपोर्ट जो हमें दिखाई देता है वो है 2000 का लेवल। तो इन दो लेवल पर आप फोकस बनाकर रख सकते हैं, और अगर आपको और भी गिरावट इसमें देखने को मिले तो आपको घबराना नहीं चाहिए। स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है नेस्ले इंडिया। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 16,034 रुपीज़, जो कि हमें 1.66% नीचे दिखाई दिया है। मार्केट कैप है 1,54,000 करोड़ के आसपास। डिविडेंड यील्ड काफ़ी शानदार है, 2.13% है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। इंडस्ट्री का पी 68.38 है। अगर बात करें नेस्ले के पी रेशियो के बारे में तो 74.31 दिखाई देता है। प्राइस टू बुक रेशियो है 80.01। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हम नेस्ले इंडिया के ऑल टाइम चार्ट पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, धमाकेदार रिटर्न्स इस स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। कभी भी ज़्यादा डीप करेक्शन इसमें देखने को नहीं मिला है। तब भी नहीं देखने को मिला था जब यहां पर नेस्ले में हमें मैगी वाला इशू देखने को मिला था, तब भी ये 7,500 के लेवल से 5,000 तक देखने को मिला था। काफ़ी लोग कहेंगे यह भी काफ़ी अच्छा करेक्शन है, लेकिन अगर आप किसी और सेक्टर के स्टॉक को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे भी काफ़ी ज़्यादा बदतर सिचुएशन हमें स्टॉक्स में देखने को मिल जाती है। 7,500 से 5,000 का लेवल कोई मुझे बड़ी बात यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। एट लास्ट यहाँ पर स्टॉक है, स्टॉक मार्केट है, इतनी गिरावट होती रहती है, और यहाँ पर तो जेन्युइन रीजन भी हमें देखने को मिला था। लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छा इसका मार्केट पोजीशन हमें दिखाई देता है, और साथ ही साथ इसका मैनेजमेंट काफ़ी एफिशिएंट दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं गिरावट तो देखने को मिली थी, लेकिन वापस स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ भी नजर आया था। इसने सपोर्ट दिया था 50 मंथ्स के ईएमए के आसपास, लेकिन तब तो इशू देखने को मिला था। लेकिन उसके पहले हमेशा 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास ही सपोर्ट लेता है, और उसके बाद भी आप देख पाएंगे 20 मंथ्स का ईएमए एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें हमेशा दिखाई दिया है, और उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेने के बाद वापस हमें तेजी भी स्टॉक दिखाई देता है। और यहाँ पर मार्च में जब क्रैश देखने को मिला था, तब भी इसी लेवल के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वापस हमें तेजी भी दिखाई थी। फिलहाल ये लेवल कैलकुलेट होकर आता है 14,734 के आसपास का लेवल। तो यहाँ पर अगर बात करें इन्वेस्टमेंट के बारे में तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी समय से यहाँ पर हमें वीकनेस दिखाई दे रही है, जिसका रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहला सपोर्ट जो हमें दिखाई देता है वो है 15,000 से करके 16,000 का जोन, और दूसरा सपोर्ट जो दिखाई देता है वो है 14,000 से करके 15,000 का जोन। तो इन दो जोन्स को आप यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं है, और स्पेशली वॉलेटाइल मार्केट में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टॉक हमें ये दिखाई देता है।
नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 3,745 रुपीज़, जो कि 1.3% हमें नीचे दिखाई दिया है। मार्केट कैप है 90,000 करोड़ के आसपास। डिविडेंड यील्ड 0.93%, तकरीबन 1% के आसपास दिखाई देती है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। इंडस्ट्री का पी 68.38 है। अगर बात करें ब्रिटानिया के पी रेशियो के बारे में तो वो सस्ता दिखाई देता है, 51.15 दिखाई देता है। और अगर कॉन्सोलिडेटेड की बात करें तो कॉन्सोलिडेटेड में 53.1 दिखाई देता है, और स्टैंड अलोन और कॉन्सोलिडेटेड दोनों में ही हमें इंडस्ट्री के पी के मुकाबले सस्ता ही दिखाई देता है। अगर बात करें प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में तो 21.08 का हमें यहाँ पर स्टैंड अलोन प्राइस टू बुक रेशियो दिखाई देता है, और अगर कॉन्सोलिडेटेड की बात करें तो 20.47 दिखाई देता है। तो यहाँ पर अगर स्टैंड अलोन को भी ले जो कि ज़्यादा दिखाई दे रहा है, हायर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी 21.08 का हमें प्राइस टू बुक रेशियो दिखाई देता है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हम ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के ऑल टाइम चार्ट पर आ चुके हैं, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख पाएंगे धमाकेदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न्स इस स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। कभी भी ज़्यादा डीप करेक्शन इस स्टॉक में भी हमें देखने को नहीं मिला है। स्टॉक ने सपोर्ट लिया है 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास, जब भी इसमें करेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन फिलहाल मार्केट में कुछ ज़्यादा ही करेक्शन हो चुका था, और उसके पहले भी यहाँ पर एक्चुअली हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। तब भी इसने 50 मंथ्स के ईएमए के आसपास ही सपोर्ट लिया था, और मार्केट में क्रैश देखने को मिला था। 50 मंथ्स का ईएमए भी टूटता हुआ नजर आया था, लेकिन वापस रिकवरी तुरंत ही हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। फिलहाल 50 मंथ्स का ईएमए कैलकुलेट होकर आता है 2717 का लेवल, और 20 मंथ्स का ईएमए कैलकुलेट होकर आता है 3265 के आसपास का लेवल। अगर इस चार्ट को हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, और एचयूएल नेस्ले में तो हमें यहाँ पर फिर से वीकनेस कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी, लेकिन ब्रिटानिया में ऐसी सिचुएशन देखने को नहीं मिली है। अब उसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज सबसे पहले तो एक इंडियन कंपनी है, तो वो भी उसे फायदा मिलता है। अगर आप ध्यान देंगे तो जितनी भी इंडियन एफएमसीजी कंपनीज दिखाई देती है, ज्यादातर में हमें तेजी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, भले ही फंडामेंटल सपोर्ट करते हो या ना करते हो। और दूसरी बात यह है कि ब्रिटानिया इंडस्ट्री मेनली कामकाज करता है यहाँ पर बिस्किट्स में, और आपको पता ही है कि लॉकडाउन के समय पर बिस्किट्स का काफी ज्यादा होर्डिंग हुआ था। लोग यहाँ पर जमा करना पसंद कर रहे थे, यहाँ पर डर था कि आगे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पर जमा कर लेते हैं, आगे आने वाले समय में काम आएंगे। तो इसके चलते इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आए थे, तो यहाँ पर इसीलिए काफी ज्यादा तेजी भी हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, और सिर्फ इसीलिए नहीं कि यहाँ पर तेजी ज्यादा देखने को मिले, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और यहाँ पर सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो हमने पहले भी आपको रेकमेंड किया था कि 3500 से 3600 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और उसी लेवल के आसपास फिलहाल स्टॉक ने सपोर्ट भी लिया और वापस हमें तेजी भी दिखाई दी, लेकिन वापस स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। अगर बात करें इसके पहले सपोर्ट के बारे में तो पहला सपोर्ट तो बनकर आता है 3500 से करके 3600 का लेवल, यहाँ पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं और बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर बात करें इसके दूसरे सपोर्ट के बारे में तो दूसरा सपोर्ट बनकर आता है 3300 से करके 3400 के आसपास का लेवल। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इसी लेवल के आसपास हमें इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज भी दिखा देता है। तो इन सारे लेवल्स पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। और ये सारे के सारे स्टॉक्स फंडामेंटली साउंड है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है या फिर सिर्फ और सिर्फ अभी ही बाय करना चाहिए। अगर आप इसे कभी भी बाय करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और साथ ही साथ अगर आप अपने पोर्टफोलियो में इसे ऐड करना चाहते हैं तो इसे कर सकते हैं। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।